नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। काले धन के खिलाफ केंद्र सरकार मुहिम चला रही है। आम जनता परेशान है। काले धन वालों को मेल पर रकम बताकर 50% बचाने का मौका दिया गया है, जबकि सरकार ने राजनीतिक दलों को कुछ राहत दी है। राजनीतिक दल कुछ शर्तों के साथ पुराने नोटों में चंदा जमा कर सकते हैं। जाहिर है सरकार के इस फैसले पर बीते 40 दिन से लाइन में लगकर नोट निकालने वाले सख्ते में हैं। बैंकों के बाहर आम लोगों की ऐसी लाइनें करीब 7 हफ्ते से लग रही हैं। लाइन में लगने वाले कई ऐसे हैं जिन्हें देश हित के लिए बताए गए इस कदम में कुछ गलत नजर नहीं आ रहा, लेकिन परेशान वो भी हैं। परेशान लोगों में से कुछ मारपीट पर उतारू हो रहे हैं तो कुछ रोने को मजबूर हैं। उन्होंने पेंशन पूरे पैसे नहीं दिए ना। क्यों नहीं दिए? वो कहते हैं पैसे हैं नहीं। सरकार नोटबंदी के जरिए काले धन पर प्रहार कर रही है। काले धन के खिलाफ लगातार छापे मारे जा रहे हैं। बैंकों में जमा बिना हिसाब किताब वाले धन पर कड़ा जुर्माना लगाने की भी पहल हो रही है। लेकिन शुक्रवार को सरकार की तरफ से राजनीतिक दलों को खाते में जमा रकम पर आयकर से छूट दी गई। उनके 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों में जमा राशि पर आयकर नहीं लगेगा। राजनीतिक दल जितनी रकम चाहे पुराने नोटों में जमा कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को आयकर कानून के तहत छूट मिली हुई है। आयकर कानून 1961 की धारा 13A के तहत छूट मिली हुई है। राजनीतिक दलों की बैंक जमा राशि पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने जो भी फैसला किया वो ठीक नहीं मानता मैं उसको। राजनीतिक पार्टियों को बदनाम करने का इसमें बड़ा जो कुछ लोग हैं जो इस तरह की बेईमानी करते हैं। राजनीतिक दलों को कुछ शर्तों के साथ इसमें छूट मिली है। सरकार के मुताबिक ये देखा जाएगा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाला व्यक्तिगत चंदा नकद 20,000 रुपए तक ही होना चाहिए। इसमें दानदाता की पूरी पहचान होनी चाहिए। ये दस्तावेजों में दर्ज होना चाहिए। 20,000 रुपए से अधिक का व्यक्तिगत चंदा चेक या बैंक ड्राफ्ट के हों। सरकार के इस ऐलान के बाद तो जनता से पहले नेताओं में भी बयानबाजी की होड़ लग गई, भले ही दिल से ज्यादातर लोग खुश ही क्यों ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक पार्टियों का काला धन सफेद करने में लगे हुए हैं। देश के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की नीयत खराब है। चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे संस्था हो, चाहे कंपनी हो, जिसके पास भी पुराने करेंसी है 30 दिसंबर तक वो बैंक में जमा कर सकते हैं और उसके बाद आरबीआई में। तो ये तो एक समान सबके लिए लागू होगा। जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के ऐसे आरोप लगा रहे हैं। देश भर में मजबूत पार्टियों को ही बड़े पैमाने पर चंदा मिलता है, लेकिन इसमें पारदर्शिता की कमी है। सियासी दल सूचना के अधिकार के दायरे में भी आने को तैयार नहीं और न ही नकद चंदे का स्रोत बताने को तैयार। इसीलिए बंदी के इस माहौल में जरूरत सियासी दलों को भी साफ सुथरा बनाने के लिए कानून बदलने और बनाने की है। ऐसा नहीं होगा तो जनता को तो अपने जख्मों पर मिर्ची का एहसास होगा ही। और राजनीतिक दलों पर रहम क्यों, कौन है काले धन के कलाबाज, इसी मुद्दे पर होगी आज विस्तार से चर्चा। इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता पीएल पुनिया, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह, आरजेडी के नेता राजनीति प्रसाद थोड़ी देर में जुड़ेंगे, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के प्रमुख रिटायर्ड मेजर जनरल अनिल वर्मा और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी हैं। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे करूंगी। आम जनता सवाल पूछ रही है, वही सवाल सीधे मैं आपसे जिसका उत्तर जानना चाहती हूँ। राजनीतिक दलों पर आखिर रहम क्यों कर रही है मोदी सरकार? जी नहीं, दरअसल जो है पूरे मुद्दे को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो है पहले से ही रियायत प्राप्त है। अब जो बात की जा रही है कि वो रुपए जमा करा सकते हैं 500 और 1000 के नोट, उसमें भी बहुत स्पष्ट, कल आप हसमुख अधिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बार फिर से ठीक से देख लें उस दृश्य को। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आप 20,000 रुपए तक के चंदे, जिस व्यक्ति ने चंदा दिया है उस व्यक्ति की पूरी आइडेंटिटी आपको डिस्क्लोज करनी होगी। आपको जो राजनीतिक चंदा लेने में छूट है कि 20,000 रुपए तक का नकद का चंदा आप ले सकते हैं, लेकिन जिससे आप चंदा लेंगे उस व्यक्ति की पूरी डिटेल आपको जो है वो देना पड़ेगा। दूसरा, 20,000 से अधिक का चंदा लेते तो आपको पे ऑर्डर या चेक में चंदा लेना पड़ेगा। तो पे ऑर्डर और चेक का चंदा आपको पता है किसने दिया। 20,000 तक का जो चंदा दे रहा है
उसकी डिटेल आपको देनी होगी। और यदि कहीं शक हो, कंडीशनल है, कहीं शक होगा तो आप जांच के दायरे में है। 500 और 1000 रुपयों का जो नोट स्वीकार है 30 दिसंबर तक आम जनता को भी स्वीकार अच्छा, है। प्रेम शुक्ला जी, 31 मार्च तक उसके बहुत बाद ही बुनियादी आप सवाल RBI है के जो सेंटर हर पे आम आदमी जनता के भी मन में आ रहा है। फिर आप ये बात तो भी इसमें बता रहे नया हैं कि छूट इसमें क्या किसी दी तरह गई? का कोई भी छुपाया हुआ धन नहीं है जिसे लगातार हम उजागर नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत ट्रांसपेरेंट आप बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप बिल्कुल नहीं है। ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं उतना ट्रांसपेरेंट ये तथ्यों के तौर पर नजर नहीं आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी। अगर कोई 19,000 अगर देता है चंदा, तो कैसे, आप जरा इसको बताएं कैसे कैसे नहीं है? इसको कैसे आप लोगों की जानकारी में लाएंगे? 20,000 देगा, उससे ऊपर देगा तो जानकारी देनी पड़ेगी, लेकिन उससे कम नहीं, होगा तो वो बहुत कैसे साफ- संज्ञान में होगा वो? नहीं प्रीति जी, नहीं, वो बहुत साफ तौर पर जिस व्यक्ति से 20,000 रुपए तक का भी चंदा आप नकद में ले रहे हैं, उस व्यक्ति का आपको पूरा परिचय का रिकॉर्ड अपने पास रखना होगा। और वो रिकॉर्ड जो है इनकम चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करानी है। उस पर जो है इनकम टैक्स अगर चाहे तो जांच कर सकती है, अगर किसी तरह की किसी को कोई गड़बड़ी नजर आए तो। इससे ये पारदर्शिता नहीं तो क्या है? सर, ये ऐसा लग रहा है ये राजनीतिक दलों के लिए एक स्पेशल कानून बना दिया गया है जिसे बहुत ही शालीनता से ढकने की कोशिश की जा रही है। शेष नारायण जी, आपसे कुछ बुनियादी सवाल, शेष नारायण जी को ही शामिल कर लेते हैं जो आपसे कुछ बुनियादी सवाल करना चाहते हैं। शेष नारायण जी, पहले से कानून एग्जिस्टिंग है, ये आईटी एक्ट 1961 में ये पहले से सर प्रोविजन है। इसको लगातार हम भी दिखा रहे हैं और बोल भी रहे हैं। आप बात तो सुन लीजिए उनकी। 13A में जो प्रोविजन है वो तो हम जानते हैं। आप बस हमको एक बात बता दें कि उनकी जांच कौन करेगा? क्या पॉलिटिकल पार्टीज भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रिव्यू के दायरे में आ गई हैं? अब पहले तो नहीं थी। क्या इस ऑर्डर का ये मतलब लिया जाए कि उनकी जांच कौन करेगा? इनकम टैक्स एक्ट के दायरे में नहीं, रिव्यू अगर ऑडिटेड नहीं है अकाउंट, अगर ऑडिटेड नहीं है अकाउंट या कोई उसमें से गड़बड़ झाला दिखाई देता है तो वो जांच के दायरे में है। नहीं, ये पहले तो नहीं थी। कल बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। आप मेंटेन रिकॉर्ड क्यों करेंगे? रिकॉर्ड मेंटेन क्यों कर रहे हैं आप? और पॉलिटिकल पार्टी से अकाउंट्स ऑडिट क्यों कराया जाता है? चलिए, पीएल पुनिया जी को इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। पीएल पुनिया जी, क्या ऐसा नहीं लग रहा जनता को कि बहुत ही खूबसूरती से एक धोखे को पेश किया जा रहा है? देखिए, प्रेम शुक्ला जी का कहना है कि पहले से ये प्राविधान है तो उसी के दोहराए। अगर ये ऐसी बात है कि पहली व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया है तो फिर कहने की इसको क्या आवश्यकता थी? क्यों कहा गया है? मैं ये समझता हूं कि एक और योजना ये ला रहे हैं, फेयर एंड लवली योजना, जो ब्लैक मनी को सफेद करने की एक साजिश है और उसमें मुख्य लाभ इन्हीं के द्वारा लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में इनकी सरकार है, अधिकांश राज्यों में इनकी सरकार है और ये इसी तरीके से जो ब्लैक मनी के रखने वाले लोग उन सब अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उनसे पैसा ऐंठने का काम ये कर रहे हैं। अगर मान लिया पहले व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, जानना चाहता हूं कि आपने कल अधिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का डिटेल पढ़ाई कि कहने की भी कोई छोटा सा नहीं मेरा थी। आपसे सवाल है, कल आपने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का डिटेल्स पढ़ा है या नहीं? सिर्फ मेरा छोटा सा सवाल है। नहीं, आप प्रेम शुक्ला जी इसमें झगड़ा क्यों कर रहे हैं? इसमें बहस करने के लिए हम आए हैं, अपनी अपनी बात कहें। जो बात मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे झगड़ा क्यों करूंगा? बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। लेकिन मैं कोई विवाद नहीं कर रहा हूं। आप बता रहे हैं जिस तरह से कि 20,000 तक के जमा धनराशि उसके ऊपर भी जांच पड़ताल की जाएगी। ये सही कहा गया कि अब तक तो नहीं है इसकी जांच पड़ताल। ये जांच पड़ताल नहीं की जाएगी, नहीं की जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा अगर किसी को गड़बड़ डालने का शक हो तो वो जांच के दायरे में लाया जा सकता है। नहीं, वो सिर्फ ये उन्होंने कहा है कि इनसे प्रेम शुक्ला से ये सवाल पूछना लाजमी है कि उनकी जांच कौन करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन करेगा कि एजेंसी बताइए कि इनकम टैक्स नहीं करता था? इनकम टैक्स एक्ट में जांच कौन करता है? बीजेपी का लोकल यूनिट करेगी। आपके ज्ञान को मैं आपके ज्ञान का आदर करते हुए पूछता हूं, इनकम टैक्स एक्ट में कौन जांच करता है? नहीं, इनकम टैक्स एक्ट लागू है क्या? कौन जांच पॉलिटिकल करता है? पार्टीज पे आज लागू कर दी, यही तो पूछ रहा हूं मैं। हमें इनकम टैक्स ऑडिट क्यों हो रहा है? अगर इनकम टैक्स एक्ट लागू ही नहीं है तो इनकम टैक्स एक्ट बना क्यों है ये फिर? भैया 20,000 तक के डोनेशन के ऊपर तो डिटेल देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जांच की बात कर रहे हैं। जो वर्तमान व्यवस्था है
उसमें तो 20,000 तक डोनेशन है, उसकी डिटेल देने की भी आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति उसकी आइडेंटिटी का रिकॉर्ड क्रिएट कर रखना चाहिए, लागू है। नहीं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, उसका रिकॉर्ड इस चर्चा में मैं जूही जी को शामिल करना चाहती हूँ। जूही जी, ऐसा लग रहा है कि सब चीजों को बड़े गोलमोल अंदाज में पेश कर दिया गया है और नैतिकता की जिम्मेदारी का लगातार बखान किया जाता रहा है, लेकिन नैतिकता की जिम्मेदारी लेने की जब बात आती है तो पॉलिटिकल पार्टी पीछे हटती सी क्यों नजर आती है? निश्चित तौर पर देखिए, अनैतिक लोगों को नैतिक प्रीति जी पूरा गड़बड़ झाला है। देखिए, ये कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि 1961 की एक्ट अभी लागू है। आपने कह दिया जांच हो सकती है। अभी तो आपने इनकम टैक्स एक्ट में एक संशोधन लाया है, इस संशोधन को भी ले आते बिना उसको संशोधित किए, बिना ऑफिशियली उसको आप रिपील किए हुए आप कैसे कह सकते हैं कि जांच कर सकती है? पॉलिटिकल पार्टीज तो एग्जेम्प्ट हैं। और जो आप कह रहे हैं कि 19,000 रुपए जमा करने पर आपको अपनी रिकॉर्ड मेंटेन करनी होगी, अभी तक पॉलिटिकल पार्टी स्क्रूटिनी के दायरे में नहीं है। आप सर जी राहुल से मुलाकात सर जी कौन सी इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं? पुरानी बात कर रहे हैं। आप एक नया संशोधन अभी आम जनता के लिए लेकर आए हैं इनकम टैक्स एक्ट में, इसको भी स्पेसिफिक तौर से ले आते पार्लियामेंट में। आप जिस मुद्दे पर बहस करने आदरणीय आई हैं, कृपया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ठीक से देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर ढंग से चीजों पर बहस कर सकते हैं। पढ़ लिया, केवल आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप जो है यहाँ पर बाकी लोग भी कुछ ज्ञान रखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं और पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया। आप ये कहना चाह रही हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार इनकम टैक्स में सबसे पारदर्शी ढंग से अपना जो है 20,000 रुपए तक का भी जो धन रकम जमा करेगी, उसके बारे में पूरी जानकारी देगी, यही कहना चाह रही हैं? अगर हम तो जानकारी दे ही रहे हैं, अगर आपको और जानकारी लेनी है तो इनकम टैक्स एक्ट को रिपील कर दीजिए। तो ठीक है ना, स्वागत है ना। समाजवादी पार्टी यदि सफेद धन का पारदर्शी ढंग से प्रदर्शन करना चाह रही तो आपत्ति क्या है? जी जी, नहीं कोई आपत्ति नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर आप वास्तव में सच बोल रहे हैं, इनकम टैक्स की बैलेंस शीट में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप इतने ईमानदार हैं तो 1961 में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, कृपया समझाइए। झूठ बोल रहे हैं आप। एक बहुत बुनियादी सवाल जिसको लोग पूछना चाह रहे हैं, तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज हम लोग लगातार लोगों से मुखातिब भी होते आए, लोग एक सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर 20,000 रुपए नहीं 19,000 रुपए कोई देता है चंदे में, तो इसका कोई रिकॉर्ड रखने का कोई तरीका है जिसको आप यहाँ बताएंगे? और वो तरीका अगर किसी भी सूरत में गलत पाया जाता है तो वो कार्रवाई कौन करेगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? क्या इस मंच पर आज आप ये बता पाएंगे? मैं बहुत साफ शब्दों में कल अधिया जी ने कहा है कि 20,000 रुपए तक का भी जो कोई डोनेशन देता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना चाहिए, कौन देने वाला डोनर है। सर, जाना और जब उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा और किसी को शक हो ये नकली डोनर सत्ताधारी पार्टी जिसने इतना बड़ा नोटबंदी का ऐलान कर दिया, आप संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। शेष नारायण जी, ये क्या गोलमोल जवाब नहीं है? ये वो रखा जाएगा नहीं। मेरा जो बेसिक सवाल है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगा, प्रीति जी आप मुझे सुन ही नहीं रहे। आपने डिसाइड कर लिया है कि आप कुछ और उसमें एलिमेंट ऐड कर देते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप बुनियादी सवाल आपने निश्चित निकाल लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हर निर्णय की निंदा करने के लिए 3 लोगों को निराधार जो है आरोप लगाने का अधिकार दे रहे, तो धन्य है। मैं चुप बैठता हूँ, सिर्फ कान खुले शुक्ला जी, अगर ऐसा होता है तो शुरुआत आपसे ना करते, ऐसा होता तो शुरुआत ही आपसे ना करते। शेष नारायण जी कुछ पूछ रहे हैं, चलिए हम उम्मीद करते हैं इस सवाल का उत्तर आप दीजिएगा। मैं आपको पूरा समय दूंगी, आपको 30 सेकंड। शुक्ला जी, चलिए शुक्ला जी आप सुन लीजिए। शेष नारायण जी एक बहुत ही बुनियादी सवाल कर रहे हैं आपसे, और आपत्तिजनक क्या वो स्पष्ट कर दीजिए। अरे बोला ही नहीं, सुन तो लीजिए शेष नारायण जी को। शेष बोलने दो बाबू। हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि जो 20,000 तक जो दान देगा उसका रिकॉर्ड रखना होगा, अपने दफ्तर में रख लेंगे पॉलिटिकल पार्टी वाले। ये आप हमको जरा से बता दीजिए। ये मेरी शंका है, मुझे मालूम नहीं है कि इसकी जांच करने किसको भेजा जाएगा, क्योंकि अब तक तो जांच से मुक्त थे वो। उनकी रिव्यू कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन तो रिकॉर्ड सबमिट हो जाता है। और अगर वो 2 ट्रक, अरे पूरा सुन ले भाई, जांच कर सकता है। अरे पूरा सुन तो ले, पूरा सुन ले। वो अगर 2 ट्रक ले जाके बता देंगे कि फलाने हैं भुलई हैं, ये ननकऊ हैं, ये फलाने हैं ढिमाके हैं, तो उसका कहाँ ढूंढते फिरेंगे? हम जानते हैं कि कहाँ से। एक और दूसरा, एक पीएल पुनिया जी से सवाल है कि राहुल जी अब तक तो बड़े भूकंप की बातें कर रहे थे,
कल या जाके उनसे मिल के आए हैं, उसके बाद का तो ये डेवलपमेंट नहीं है, कोई सौदा तो नहीं हो गया है। बुरा मत मानिएगा, डायरेक्ट सवाल है। 30 सेकंड आप दोनों, प्रेम शुक्ला जी पहले शुरू कर लेते हैं। पीएल पुनिया जी 30 सेकंड में, उन्हें बहुत शिकायत है शुक्ला जी को कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। शुक्ला जी 30 सेकंड। वो तो सबसे ज्यादा वही बोल रहे हैं। देखिए, बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि हर दल को 20,000 रुपए तक के चंदे वालों का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कंडीशन। और उनको लगा कि 500 और 1000 के नोटों में किसी तरह की यदि कोई गड़बड़ झाला हो रहा है तो चूंकि इनकम टैक्स का मामला, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको स्क्रूटनी करने का, उसको अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि जो है वो आवश्यकता पड़ने पर उसकी जांच हो सके, किसी को आशंका हो। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार का काले धन के स्रोत को सफेद में तब्दील करने का कोई अवसर सरकार की तरफ से कतई प्रदान नहीं किया जा रहा है। सर, जो आप बात कह रहे हैं ना, बात घूम फिरकर वहीं पर आ जा रही है, क्योंकि जो आप जवाब दे रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉइंटर्स में छुपी हुई है, जो उजागर नहीं कर रहे हैं या नहीं कर देना चाहते हैं, लेकिन जनता प्रश्न पूछ रही है और लगातार पूछती रहेगी। चलिए आगे भूकंप की बात कर रहे थे राहुल गांधी, अचानक से वो भूकंप शांत हो गया, किसी तरह की चर्चा नहीं, कल मुलाकात और आज इस तरह के ऐलान। प्रीति जी, मैं जरा अपना स्पष्टीकरण दे दूं। शेष नारायण सिंह जी ने प्रश्न उठाया था, राहुल गांधी जी अब तक तो अटैक कर रहे थे और कल मुलाकात कर दी। तो आपको मैं बता दूं कि पिछले 3 महीने से ज्यादा किसानों के मांग पत्र इकट्ठे किए जा रहे थे, उनसे दस्तखत कराए जा रहे थे। 2 करोड़ किसानों ने अपने मांग पत्र में दस्तखत करके दिए और वो मांग पत्र हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा AICC में राहुल जी को सौंपे कि ये 2 करोड़ किसानों के कर्जे का उन्होंने दावे किए हैं, ये प्रधानमंत्री जी को देना है। तो उससे प्रधानमंत्री जी ने राहुल जी से टाइम मांगा। ये केवल और केवल किसानों के मांग पत्र के सिलसिले में, किसानों की दशा के बारे में, किसानों का कर्ज माफ करने के लिए ये मीटिंग हुई थी और उन्होंने स्पष्टता के, दृढ़ता के साथ में कहा है कि किसानों के कर्ज माफ होने चाहिए, हर हालत में माफ होने चाहिए, केवल इसके बारे में था। और जहां तक प्रधानमंत्री या सरकार के बारे में, राहुल जी ने तो आज भी चिल्ला चिल्ला के कहा है कि जो 120 लोग मरे हैं उसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं जिम्मेवार हैं, ये सरकार स्वयं जिम्मेवार है। इसलिए किसी भी तरह का समझौता करने का या उसमें कोई नरमी दिखाने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। तो इसलिए जो आप बात कह रहे हैं उसी से जोड़कर एक और सवाल आपसे, क्या आप अपने पास आने वाले नकद या फिर किसी भी तरह के रूप में जो चंदा मिलता है उसके आंकड़े हमेशा जाहिर करते रहे हैं? क्योंकि 14 और 15 में तो हमें नहीं पता चला, हमें तो ये जानकारी मिली कि आपने आंकड़े ही नहीं दिए। तो फिर आप किस तरह से काउंटर फायर करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को? जो भारतीय जनता, जो चुनाव आयोग की तरफ से जो अपेक्षा होती है, निर्देश होते हैं, जो कानून में प्राविधान है, उसका 100% पालन कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है। हमेशा नहीं, मैं 14-15 के आंकड़ों की बात कर रही हूँ सर। सीधा सवाल, 14-15 के आंकड़े आपने दिए थे, नहीं दिए थे? नहीं, हमने तो सब आंकड़े दिए हैं। चलिए, आपका अप टू डेट है, हमारे आंकड़े को छुपे हुए नहीं है। इसी प्रश्न का उत्तर सीधे हम, एक चीज मैं और बता दूं, एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, ये अगर कानून में कोई संशोधन करना है, कोई पारदर्शिता लाने के लिए, स्टेट फंडिंग करने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी साथ देगी, सरकार का साथ देगी। लेकिन सरकार तो सामने आए के हवाले से जानकारी है कि 14-15 में आपने आंकड़े नहीं दिए थे। बहरहाल आप मान नहीं रहे। अनिल वर्मा को मैं चाहूंगी इस डिबेट में शामिल करना। अनिल वर्मा, साल 2014-15 में राजनीतिक दलों की फंडिंग को लेकर जो डिटेल्स मांगी गई थी उसमें कांग्रेस ने आंकड़े दिए थे, नहीं दिए थे? हाँ, हमारी जो रिपोर्ट के मुताबिक तो नहीं दिए गए थे। अभी पिछले कुछ दिनों में अगर दे दिया हो तो दूसरी बात है, बट मैं कुछ चंद चीज़ों पे बोलना चाहूँगा। जी बिल्कुल। एक तो पिछले 10 साल की जो रिपोर्ट है हमारी, उसमें 6 नेशनल पार्टीज जो हैं उनको 9300 करोड़ डोनेशन मिली है, जिसमें से 65% सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की है। उसमें कांग्रेस का सबसे ज़्यादा है और उसके बाद बीजेपी को मिला है। ठीक है। बट मुद्दा ये है कि अभी जो ये ऑर्डर अभी निकाला है, हमने उसका कोई नोटिफिकेशन या वो तो अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मुद्दा ये है कि जो 20,000 से कम की राशि मिलती है, सवाल ये है कि वो अननोन सोर्सेज से होती है, वो कहाँ से आती है, उसके ऊपर काफ़ी
गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2014 के अगस्त में इशू किए थे, लेकिन उनका पालन पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती हैं। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन 100% इनको है, उसके लिए सिर्फ इनको अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर रिपोर्ट साल में एक बार इलेक्शन कमीशन को जमा करनी पड़ती है। ठीक है। और उसमें भी काफ़ी हम लोग निकालते हैं, उसमें नुक्ताचीनी जब करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं। दूसरी बात आ गई, अब जैसे बसपा जो पार्टी है वो पिछले 11 साल से कहती है हमें 20,000 से ऊपर कोई डोनेशन मिला ही नहीं है, तो ये कैसे मानने वाली बात है? इसका मतलब आपको 19,000 या 19,999 ही मिलते रहे हैं हमेशा। सो इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि एग्जेम्पशन है, कोई रेगुलेशन नहीं है, एक्सपेंडिचर पॉलिटिकल पार्टीज जितना मर्जी आके कर सकते हैं अपने इलेक्शंस में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अब दूसरी बात जो बार बार उठ रही है कि स्क्रूटनी कौन करेगा। हम तो कई सालों से इलेक्शन कमीशन को ये बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारा काम, इलेक्शन कमीशन कहता है हमारा काम नहीं है स्क्रूटनी करना। तो फिर ये सब रिटर्न्स जो हम ये हर साल इनसे लेते हैं, तो उनका फ़ायदा क्या है? वो बस ऐसे ही फिर रख दी जाती हैं, उनकी कोई स्क्रूटनी नहीं की जाती। यही वजह थी। अनिल वर्मा जी, जो बात आप उठा रहे हैं ना, इसी बात का जिक्र लगातार शेष नारायण जी कह रहे थे और उसी का जवाब शुक्ला जी देने की कोशिश कर रहे थे, और जो कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा तथ्य समझ नहीं आ रहा। राजनीति प्रसाद जी को मैं इसमें शामिल करना चाहूंगी। राजनीति प्रसाद जी, राजनीतिक दलों पर रहम क्यों, और वो भी रहम ऐसा जिसके लिए कोई तरीका नहीं है पकड़ने का? उसमें ये कह दिया जाता है कि हम करेंगे, ऐसी जांच दल बिठाया जाएगा, फलाने उसकी जांच करेंगे, ये रियायत दी जा रही है। तो ये सीधे सीधे ऐसा नहीं लगता कि जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है बहुत अच्छी अच्छी बातें करके? देखिए, ऐसा है कि हम तो ये चाहते हैं कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सबका रिटर्न होना चाहिए, सबका। लेकिन वो करेगा कौन? आपने सही सवाल पूछा। और ये सब मैं एक देहाती में कहावत है कि धन और धरती बटके रहेगा अपना अपना छोड़ के। तो ये जो पूरे हिंदुस्तान में राजनीतिक पार्टियां हैं, सबका लेखा जोखा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आप ही कर दीजिए। लेकिन कौन करेगा उसको? इनकम टैक्स भाग रही है कि हम नहीं करेंगे। आप ही शुरुआत कर दीजिए, कोई तो पहल करेगा। हेलो राजनीति प्रसाद जी, कौन पहल करेगा? आप ही शुरुआत कर दीजिए, आरजेडी शुरुआत कर दे। इनकम टैक्स वाले लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का जांच करें। तो हमारा तो इनकम टैक्स जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने सुना ना अभी अनिल जी कह रहे हैं कि किस तरह की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है, और रिपोर्टें जब पेश की जाती हैं तो वो धूल फाकने के अलावा कुछ नहीं करती हैं। कहीं ना कहीं उसमें कितना प्रतिशत आपका है वो देखा जा सकता है, जांचा परखा जा सकता है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी की उसमें भूमिका है, इस बात को आपको मानना होगा। हम लोग देते हैं, अब वो, अरे भाई ये सबसे बड़ी भूमिका है। जांच जब शुरू हो जाएगा तो बीजेपी के लोग पकड़ा जाएगा, उसको 1950 रुपया नहीं 1950 करोड़ रुपया मिलता है। कहाँ हैं आप? गुजरात में कितना पैसा मिला है ये सब मालूम है लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात में इतना पैसा मिला है, तो उनका इनकम टैक्स जो है, भाजपा का अंतर इनकी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है हमको, इसलिए समझ के बोल रहा हूँ मैं। हमको समझ में आ रहा है, इसलिए समझ के बोल रहा हूँ मैं। आप पूरे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का जांच करिए, और आप उसको भाजपा के खाते में डाले जा रहे हैं। अरे भाजपा के खाते में आरजेडी से आप ठीक कह सकते हैं राजनीति प्रसाद जी ने शायद अपने तरीके से बात रखा। चारा चोर रहे हैं, कहां से आया? आपके अध्यक्ष ही चारा चोर रहे हैं, इसका कभी हो गया तो आप ही खाता होगा। और पूरे हिंदुस्तान में, अरे भाई पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह आपने जब भूमि खरीदा है वो भी तो आएगा इनकम टैक्स में कि आप पैसा कहां से लाए। वो तो इनकम टैक्स में आएगा कि नहीं आएगा? ये पैसा कहां से लाए आप? भूमि की रजिस्ट्री है, बनवाए, ये तो आएगा कि नहीं आएगा? वो भूमि का रजिस्ट्री है तो पैसा कहां से लाए? सारे हिंदुस्तान में भूमि का रजिस्ट्री है तो पैसा कहां से लाया? क्या चारा चोर की तरह जो चुरा के रखा हुआ पैसा नहीं है ना? चारा चोर जो है
वो अनावश्यक शोर मचाएगा तो वो साफ सुथरा नहीं हो जाएगा ना। एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति पर चारा चोर चिल्लाएगा, उड़ीसा में चारा चोर शरीफ नहीं कहलाएगा। हर जिले में उसका हिसाब दीजिए। 18 जिले बिहार में और 21 जिले चारा चोर इतना शोर मचाने से मुझे लगता है स्वच्छ नहीं हो जाएगा। कहाँ वो जांच करने वाला है? चारा चोर स्वच्छ नहीं हो जाएगा ना। मत कीजिए। अरे आपने तो जो है देखिए भारतीय जनता पार्टी तो पारदर्शी कार्य करती है। सोनिया गांधी की तरह नेशनल हेराल्ड के पैसे को गबन करके आपराधिक षड्यंत्र के दोषी नहीं है। आपका अध्यक्ष गबन का दोषी, आपका उपाध्यक्ष गबन का दोषी, आपका कोषाध्यक्ष गबन करने वाला 420 का आरोपी, घोटाला जगह जगह कर रहे हैं। आपका कोषाध्यक्ष 420, आपके अध्यक्ष भ्रष्टाचारी, आपके उपाध्यक्ष भ्रष्ट। पूनिया जी, हमारे नेशनल हेराल्ड का पैसा कौन लेगा और कोर्ट के आदेश के बाद कैसा दायरे में आएगा? गाड़ी से भेजा, क्यों भेजा भैया? कैसे चोरियां करते रहे आप? जनता पार्टी चोर लोगों को हर शरीफ आदमी चोर दिखाई देता है। बड़े चोर आदमी को हर शरीफ आदमी चोर दिखाई देता है। चोरी जिसकी संस्कृति हो, चोरी जिसका संस्कार हो, गबन जिसके रक्त में हो, वो इस तरह की बातें करता है। अनिल वर्मा जी ने जैसा कहा कि बसपा जैसी कई पार्टियां का चेक काटा और कैश दिया कि हमें कैश चंदा मिला है। अब इसका हम कैसे डिक्लेरेशन दें? हम तो दे नहीं सकते क्योंकि इतने 20,000 का देना है डिक्लेरेशन। अरे बहुत सारे उसमें लूपहोल्स हैं। पूरा का पूरा एडीआर का कैंपेन जो है, उसके अलावा इन लोगों की इन पैसे जुगाड़ करने की, पैसे बटोरने की जो इन पॉलिटिकल पार्टी के जो खेल है, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं पता करने का। हम यही सोचते हैं कि एडीआर ने इतना मेहनत न की होती। वो बहुत ही ज़हीन स्कॉलर लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं और दिन रात मेहनत करके वो बताते हैं कि इन्होंने इतना, लेकिन उसमें लूपहोल्स हैं। वही तो पूछ रहे हैं। अनिल वर्मा का सवाल जायज है कि भैया हमने इनकम टैक्स से भी पूछा और इलेक्शन कमीशन से भी पूछा कि आप लोग इसकी जांच करिए। वो कहते हैं हमारे दायरे में नहीं आता। तो जब इन दोनों के दायरे में नहीं आता तो क्या कांग्रेस की जहां सरकार होगी वहां कांग्रेस पार्टी का जो मुकामी अध्यक्ष होगा वो जाके करेगा कि जो बीजेपी की जहां सरकार होगी वो करेगा? ये इन्होंने कह तो दिया कि हम जांच करेंगे, उनके सारे रिकॉर्ड रखेंगे, लेकिन वो मायावती बसपा का सीधा उदाहरण है कि उनके यहाँ 20,000 ज्यादा किसी ने चंदा ही नहीं दिया। जो करोड़ों रुपया उनके पास जितना भी है, अब हम नहीं जानते कितना है, वो एडीआर वाले बताएंगे, लेकिन उसकी उनके यहाँ कोई 21,000 देने वाला है ही नहीं। वो तो सबसे लोकल लेवल पे इकट्ठा करते हैं। तो ये सवाल का जवाब इनके यहाँ भी, अगर मान लीजिए कांग्रेस और बीजेपी को 1 लाख या जैसे 10 करोड़ मेंबरशिप है इनकी, 10 करोड़ मेंबरशिप में अगर 100 रुपया लोग देंगे तो 1000 करोड़ हो गया। तो कहां से लाएंगे ये, कहां से उसका कागज देंगे? और अगर 10 करोड़ लोगों के नाम पते के प्रूफ ले आके इलेक्शन कमीशन में जमा करेंगे तो रखेंगे कहां? शुक्ला जी, कुछ बुनियादी खामियां तो है, इस बात को आपको मानना होगा। कहां घूम शुक्ला साहब, नहीं देखिए, जो कानून है उसमें सुधार की गुंजाइश कहीं है तो समय समय पर गुंजाइश होती है, सुधार होता है। आज तक एनजीओ एफसीआरए में कांग्रेस के जमाने में एनजीओ के माध्यम से लूट का एक तंत्र खड़ा किया गया था। उस लूट तंत्र पर नकेल लगाई गई है। इलेक्शंस में बहुत सारी सुधार बताइए ना, नकल लगा सुधार हुए हैं। कौन सी नकल लगा दी भाई? होगी उसमें सुधार की। क्या भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी दल है, वो सुधार का समर्थन करने वाली दल है। और कांग्रेस जो है लूट करने वाले, जो लूट की छूट वाले लोग हैं, आजकल जो है आजकल शराफत पर भाषण दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को जो नेशनल हेराल्ड का पैसा पचा गए, जो 2G का पैसा पचा गए, जो परिवार बिना किसी आय के तमाम व्यय करता है, जो परिवार तमाम बिना किसी आय के तमाम व्यय करता है, वो बहुत पीड़ित है। कांग्रेस, सपा, बसपा, भारतीय जनता पार्टी की डीएनए भ्रष्टाचार। मैं समझता था कि आप नए भारतीय जनता पार्टी का भाषण है, आपको थोड़ा अलग होंगे, लेकिन आप लोग पे राज्यसभा में क्या हो जाता है? अरे भाई सुनिए, अपना जवाब है जो सवाल पूछा है, भ्रष्टाचार है। एक निवेदन है, कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस काले धन से बनी हुई है, जगह जगह पर जमीन खरीदी है, अपने करोड़ों रुपया बिल्कुल जमा किया, खातों में जमा किया है। तो ये मैं कांग्रेस को सिद्ध कर सकता हूँ काले धन वाली।
आपके इस बहस का कोई तरीका नहीं रह जाएगा। इसी तरह से अगर दो ही पैनलिस्ट बोलते रह जाएंगे, अगर जुड़ी के पास मैं नहीं जा पाई, राजनीति प्रसाद जी से एक सवाल शेष नारायण जी करना चाहते हैं। शेष नारायण जी, राजनीति प्रसाद जी, अगर आप सुन रहे हैं तो शेष नारायण जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। चुनाव सुधारों पर आप जिन तीन दलों से साथ रहे, उन तीनों दलों के लोग किस तरह से भ्रष्ट और काला धन वाले हैं। चुनाव सुधारों ऑडियो पे थोड़ी कम करानी पड़ेगी, सुन लीजिए। भाग्यशाली हैं कि इस डिबेट में राजनीति प्रसाद जी शामिल हैं। चुनाव सुधारों पर राज्यसभा के अंदर इनका एक भाषण है, हम चाहते हैं प्लीज कि इनको जरा चुनाव सुधारों की जो बुनियादी कमियां हैं उस पर आप 1 मिनट बोलने दीजिए, तो चीजें पर्सपेक्टिव में आएंगी। बीजेपी और कांग्रेस पुतवा लफ्सी भतरा की झोर करने की जरूरत नहीं, आप लोग आपस में लड़ते ही रहते हैं, थोड़ी गंभीर बातें हो जाने दीजिए। प्रीति, अगर आप राजनीति प्रसाद जी को इन्वॉल्व करें तो देखें उनके पास सॉलिड इंफॉर्मेशन है, इनको बोलने ही नहीं दे रहे ये लोग। नहीं, हमको बोलने नहीं देंगे। हम ये चाहते हैं कि पूरे राजनीतिक पार्टी के इनकम टैक्स का पूरा ब्यौरा होना चाहिए, लेकिन उसमें बीजेपी का भी होना चाहिए, ताकि इतना पूरे हिंदुस्तान में भूमि खरीदा और भूमि आजकल 20 लाख 25 लाख से कम सुन लीजिए ना सर, इतनी तो गरिमा रखनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, आपको मौका दिया जाएगा ना सर, आप बोल ही रहे हैं इतनी देर से, सुन लेते हैं ना सर, गरिमा है ना चर्चा की। अच्छा लगा कि शेष नारायण जी को बहुत शरीफ आदमी मिला, जिसकी ईमानदारी सर इसकी चर्चा वो शरीफ आदमी और नहीं है, ये तो सर स्तरहीन बात हो जाएगी ना, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं। अगर इस तरह की बात होगी मंच पर तो फिर ठीक नहीं लगता। प्रेम शुक्ला जी, फिर इस तरह की सुनिए, फिर सामने से कोई आएगा बयान। प्रेम शुक्ला जी सर, आप नहीं, मैं कुछ सिर्फ सुन लीजिए। अच्छा 1 मिनट सुन लेते हैं ना, 1 मिनट सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम, हाँ बिल्कुल, राजनीति जी। हाँ, देखिए पूरे देश में ये इंक्वायरी हो जाए कि राजनीतिक पार्टी को पैसा कहां से मिलता है, लेकिन खास करके बीजेपी के लोगों का भी होना चाहिए। गुजरात में कितना पैसा फॉरेन से आया, कितना पैसा आपको आया, और बिहार में कितना लैंड आपने खरीदा हर डिस्ट्रिक्ट में, उसका भी इंक्वायरी होना चाहिए। इनकम टैक्स केवल आरजेडी के लिए और कांग्रेस के लिए नहीं बना है। आप इसका जवाब दीजिए कि आप इतना पैसा लाए कहां से। ये 8 तारीख के पहले से ये सब आप पैसा आपको इकट्ठा हो गया। तारा चोर अध्यक्ष ही नहीं हो पाएगा तब। हाँ, सभी लोगों के लिए है, मैं तो कह रहा हूँ सभी लोगों के लिए, लेकिन आपका भी तो हिसाब होना चाहिए ना, कितना करोड़ रुपया कहाँ से लाए आप जो भ्रष्टाचार में कन्विक्ट उसको डिबार भी करना चाहिए। खजाना से पैसा आप ले आए। उड़ीसा में भी जमीन हम पूरा हिसाब दे रहे हैं, पाई का हिसाब देने तैयार है। जांच कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। पाई का हिसाब देने तैयार है, कौन ओनर है और लैंड कैसे खरीदा गया, पाई का हिसाब देने तैयार है, और कितना पैसा दिया गया, ये सब हम लोग लेकिन आपका तो अध्यक्ष ही भ्रष्टाचारी है और कन्विक्टेड। हम लोग इंक्वायरी करेंगे। सारा नैतिक अधिकार आप ही को है। बिहार में खास करके। चलिए जूही जी, आपको मैं शामिल करना चाहती हूँ। जूही जी, लगातार इन चर्चाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी को आज कोई ना कोई ऐसा मौका मिल जा रहा है कि वो सामने वाले पक्ष को बोलने नहीं दे रहे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी बात को वो सुनेंगे पूरी तरह से और उसके बाद रिएक्ट करेंगे। आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दलों को आने में दिक्कत क्या है? दिक्कत किसी को कुछ नहीं है। जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि हम हिसाब देंगे, तो बात वही बुनियादी प्रश्न आ रही कि अभी तो ये दायरे में ही नहीं है। इनकम टैक्स स्क्रूटनी नहीं करता है, इलेक्शन कमीशन नहीं करता है, तो ये चेंज कर देना इनकम टैक्स एक्ट में। यहाँ हम लोग को क्यों समझा रहे हैं? आरटीआई के दायरे में आने से पॉलिटिकल पार्टीज को दिक्कत क्या है और दिक्कत नहीं है, तो आपकी पार्टी ने आरटीआई के दायरे में आने में अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं, इस बात पर रोशनी डालिए। जूही जी, संपत्ति के बादशाह की पार्टी से एक अच्छी मांग उठी है। प्रीति बेहिसाबी संपत्ति के घोषित बादशाह आदरणीय मुलायम सिंह यादव की पार्टी की ओर से एक आदर्श मांग है। जी सर, आप तो सबसे ईमानदार, आपकी पार्टी में घोषित ईमानदार है, सबको आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन कम से कम भाषा का स्तर आपका बहुत निम्न है। जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, वो नहीं। अमर सिंह ने कैसे जेल जाने से बचाया, मुलायम सिंह खुद कबूलते हैं। और कहां से पैसा आया? अध्यक्ष महोदय को
जेल जाने से शरीफ शिरोमणि अमर सिंह ने कैसे बचा, ये घोषित तथ्य है। अभी नहीं पता सर, आप बताइए। आप पूरा इंक्वायरी करिए। आप तो केवल चिल्ला नहीं, रहे हैं। अमर सिंह ने तो कहा ना, आपके मुलायम सिंह ने पार्टी की मीटिंग में कहा कि मुझे अमर सिंह ने जेल जाने से बचाया। अमर सिंह ने तहलका को इंटरव्यू देके बताया कि सीबीआई जांच से मैंने उनको बचाया। सीबीआई जांच बेहिसाबी संपत्ति के मामले की थी, तो जो अध्यक्ष बेहिसाबी संपत्ति रखने वाला हो उसकी प्रवक्ता तो नैतिकता पे सब कुछ जो है सबसे खरी उतरती है। सर मैं बोलूंगी, नैतिकता से बोलूंगी, ईमानदारी से बोलूंगी। सर्टिफिकेट आप नहीं देते हैं, आप अपनी बात कहिए कि आप क्या प्रावधान है। संदर्भ दे रहा हूं। आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, इस सब का खुलासा होना चाहिए। और आप उसको बचने अच्छा, एक बात का प्रेम शुक्ला जी, चलिए तमाम आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं, हम चंदे को लेकर एक हमने लिस्ट बनाई है और जो प्रावधान है वो 1961 की धारा 13A के तहत किया जा रहा है, उसमें हमने कुछ नया नहीं किया है। इस बात का जवाब दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी, 8 नवंबर के बाद से कितना नकद और कितना चेक में आपको चंदा मिला है? प्रेम शुक्ला जी, क्या आप इस आंकड़े को इस मंच पर साझा करना चाहेंगे? 8 नवंबर के बाद आपको कितना चेक और कितना नकद में चंदा मिला है? प्रेम शुक्ला जी, जमा हुआ है, कितनी प्रॉपर्टी खरीदी है और वो बढ़ा है या कम हुआ है? पहले जो चंदा मिलता था ये भी बता दीजिएगा। पहले कांग्रेस शुरू करे। सर आपसे शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप बोलना था, अब आप बोलिए, उसके बाद सबसे बड़ी पैरोकार है, लेकिन जो चोरों के सरदार हैं, जो भ्रष्टों की सरकार चलाते रहे हैं, वो क्यों चीख रहे हैं? आपने जमा किया है, अकाउंट में जमा किया है। अरे हमारे खिलाफ आप तो नोटबंदी नेशनल मैं चाहूंगी कि प्रेम शुक्ला जी की आवाज को सिर्फ आगे रखा जाए और बाकी कम की जाए ताकि जो दर्शक देख रहे हैं वो सवाल का उत्तर सुन पाए। सर ये बताइए प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल 8 नवंबर के बाद बताइए कितना नकद और कितना आपके पास चेक के जरिए आया है चंदा? क्या आप इस मंच पर ये आंकड़ा बता सकते हैं? हम तो निश्चित तौर पर पारदर्शिता के सबसे बड़े पैरोकार हैं, तो आंकड़ा लेकिन बताइए जो सर, हमेशा से जो है चोरी चोरी कर रहे हैं 4 लोग, उनसे मेरी अपेक्षा है कि कृपया जो है इलेक्शन कमीशन के समक्ष, इनकम टैक्स के समक्ष प्रस्तावित किया जाए कि भाई हम पारदर्शिता के साथ जो है सारे अकाउंट्स हम सब ने जो है शेयर करना चाहिए। तो भाग खड़े होंगे। अभी देखिएगा आप, कांग्रेस ने आरटीआई में नहीं आने दिया था पॉलिटिकल पार्टीज को, तो आरटीआई के अंदर लाइए तो आपकी स्क्रूटिनी तो पब्लिक की नजर में तो आ सके, मुकदमा तो नहीं चल पाएगा। आरटीआई में लाने के बारे में क्या आपके पार्टी में कोई चिंतन हो रहा है? क्योंकि पहले तो बहुत कहते थे। शुक्ला जी, नहीं चिंतन आप जैसे कर रहे हैं हम भी चिंतन कर रहे हैं। हम निश्चित तौर पर पारदर्शिता के दायरे में सारे राजनीतिक दलों को लाए जाने के व्यवस्था को जो है पारदर्शी पर करने का प्रयास हो रहा है। डिमोनेटाइजेशन हुआ, काला धन पकड़ने की बात हुई, भाग खड़े हुए, इन्होंने भारत बंद करने तक की बात कर दी, और जब इनके पार्टी की पर तालाबंदी की स्थिति आ गई तो संसद बंद कर दिया। तो हम तो पारदर्शिता की दिशा में नहीं, पारदर्शिता नहीं एक सवाल है, आरटीआई में कैसी पारदर्शिता है जिसमें सीधा आपसे सवाल किया जा रहा है, आप उसको उत्तर देने की बजाय आप तमाम दूसरे तथ्यों को शामिल कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से अनिल वर्मा जी को इसमें शामिल करना चाहूंगी। अनिल वर्मा जी, जितनी शुगर कोटेड बातें प्रेम शुक्ला जी कर रहे हैं, क्या हकीकत उतनी शुगर कोटेड है? अधिकतम पारदर्शिता का अनिल वर्मा जी, मैं चाहूंगी कि बाकी सबकी आवाज कम की जाए, अनिल वर्मा जी की बढ़ाई जाए। हाँ जी, थोड़ा सा मौका बाकी पैनलिस्ट को भी दीजिए। ये तू मैं तो चलती रहती है इनकी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2014 में, उसमें 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें से 10% के करीब इलेक्शन कमीशन का खर्चा था, बाकी सारा राजनीतिक दलों ने खर्चा किया था। उसमें से 35% कैश में खर्च हुआ था, 35% कैश में खर्च हुआ था। और जो मैंने बात की थी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस जब इशू हुई थी अगस्त 2014 में, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि आप जो कहते हैं 20,000 से कम की नकद जो मिलती है, वो कैश जो आता है उसको आपने 10 वर्किंग डे के भीतर बैंक में जमा करना है। ये कोई नहीं करती है पार्टी, कोई गाइडलाइन नहीं मानी जाती। फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, हाई कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को फॉरेन फंडिंग के उसमें दोषी पाया गया है, और इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में वो चुनौती दी थी, वो अभी विड्रॉ कर ली है। तो अभी हाई कोर्ट दिल्ली का जो ऑर्डर का फैसला है वो अभी जायज़ है।
आरटीआई का जहाँ तक मामला है, हमने जब ये केस किया था सीआईसी में, उसने जजमेंट दिया, इन्होंने उसको बिल्कुल दरकरार कर दिया। जहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी की और पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, तमाम पार्टियां एकजुट होकर उसका विरोध करती हैं। और ये आरटीआई के लिए भी यही बातचीत है। इनका कहना यह है कि हमारे अंदरूनी मामले के बारे में लोग पूछेंगे, और ये उसके बारे में अगर कोई पूछता है तो आपके पास आरटीआई का सेक्शन 8 के अंदर आप कह सकते हैं ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसका हम नहीं जवाब देना चाहते। लेकिन जनता को चाहिए पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग के बारे में ट्रांसपेरेंसी। तो जो अगर इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस दी हुई हैं तो वो आप नहीं मानते, तो फिर कैसे जनता को इसमें। और इतना ही नहीं अनिल वर्मा जी, जो आप बात कह रहे हैं कि बहुत सारे खामियां हैं जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, जैसे 2012 में भी एक आंकड़ा बताना चाहती हूँ यहाँ पर, अगर कोई इसमें चर्चा में शामिल ना हो, उससे पहले पंजाब चुनाव में 12 करोड़ रुपए शामिल हुए थे, जब्त किए गए थे। 2012 के यूपी चुनाव की जूही जी आप सुन लीजिएगा और बाकी दूसरी पार्टियां भी सुन ले, 37 करोड़ रुपए जब्त हुए थे। किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो ये पैसा रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी पार्टी का पैसा नहीं था, या किसी का तो रहा होगा। लोकसभा के चुनाव में 300 करोड़ रुपए जब्त हुए थे। बिल्कुल 330 करोड़ रुपए लोकसभा चुनाव में। तो ये किसी ना किसी जूही जी पॉलिटिकल पार्टी का पैसा तो रहा होगा। भले ही हम तमाम तरह की बातें कह दें, हम ये कह दें कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जा रही है, लेकिन कहने में और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है, जिसका बार बार जिक्र अनिल वर्मा कर रहे हैं। जूही जी प्रीति जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि एट द मोमेंट इनकम टैक्स एक्ट के में कोई प्राविधान नहीं है जिसके तहत जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि स्क्रूटनी उनको करनी है, ना उनके पास मैन पावर है, तो भाई उनको जिम्मेदार बना दें। आप संशोधन ला दीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करा दीजिए, उनको और एम्पावर कर दीजिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको अपोज नहीं कर रही है, मैं ऑफिशियली कह रही हूँ। स्टेट फंडिंग का भी रेगुलेशन ला दीजिए, लेकिन इसको गोल मोल गड़बड़ झाला मत करिए कि हम कर रहे हैं, हम करेंगे, हम बहुत ईमानदार हैं, और लोगों पे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको करना है तो करिए। जो वर्मा जी कह रहे हैं सही है, आप बिल्कुल ये रेगुलेशन लाइए, पार्लियामेंट में लाइए। जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानती है वो खुद ही उजागर हो जाएगी, लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता और ये फंडिंग पारदर्शिता का स्वागत और भारतीय जनता पार्टी तो पारदर्शिता की समर्थक है, लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह जी से पूछ लीजिए। फिर ये वही कर रहे हैं जी हम पूछ कर बोल रहे हैं सर। आपको आपकी मैं गैर जिम्मेदाराना बातों को और स्तरहीन बातों को संपत्ति के अपने हिसाब भी दिलवा दीजिए उनसे, अध्यक्ष जी से। आप जो बात कह रहे हैं इसी पर भी प्रश्नोत्तर किया जाएगा। शेष नारायण जी, एक बहुत ही बुनियादी सवाल, मेरे ख्याल से 2 सवाल जो बहुत बुनियादी है। आरटीआई के दायरे में आने को लेकर क्यों नहीं आना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, और दूसरा जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, सारी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है, लेकिन दिक्कत असल आ कहां रही है, इसी का उत्तर आपसे लेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आखिर राजनीतिक दलों को रियायत क्यों दी जा रही है, इस बात को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं आम जनता के द्वारा, और लगातार इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन इसी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बयान दिया है, वो बयान और उसके बाद हम तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनके पास जाएंगे। मीडिया के एक वर्ग में ये समाचार आ रहा है जैसे राजनीतिक दलों को कोई विशेष आयकर से छूट दी गई है। ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। पिछले 2.5 वर्षों में जब से ये सरकार बनी है, राजनीतिक दलों की फंडिंग और उनकी जो टैक्सेशन व्यवस्था है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जो पिछले 15-20 साल से व्यवस्था चली आ रही है, केवल वही व्यवस्था है। राजनीति प्रसाद जी, जेटली साहब कह रहे हैं कि कोई परिवर्तन नहीं है, वो तो चली आ रही है वर्षों से, जो नियम कायदे हैं उसी को हमने अपने बातों में शामिल किया है। और अगर ये कहा जा रहा है कि प्रिविलेज्ड है राजनीतिक दल, तो ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है प्रचार करना। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रिविलेज है कि नहीं है। आप पूरे राजनीतिक दल को जांच के दायरे में लाइए,
और उसमें बीजेपी का पर्दाफाश हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि आरटीआई में भी आ जाएगा। हम लोग के पास क्या फंड है, हम लोग के पास कुछ पैसा नहीं है। हम लोग को 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया आता है। असली तो मामला जो है वो असली मामला उधर ही है, और जेटली साहब को मालूम है कि असली मामला किधर है। इसलिए वो पूरा जांच होना चाहिए, और जांच से सब मालूम हो जाएगा कि कहाँ किसका पैसा है और कहाँ किसमें मामला आ रहा है। प्रीति जी बिल्कुल इनको वित्त मंत्री जो बात कह रहे हैं कि 15-20 साल तक कोई बदलाव नहीं किया है, तो राजनीति दल को लिए इन्होंने बदलाव कर देना चाहिए था ना। अब इनकम टैक्स में संशोधन लाए, अब ये प्रेम शुक्ला जी केवल ये बता रहे हैं कि दूसरों की वजह से ये नहीं लाए, तो ये हमें बचा रहे होंगे, ये बेहतर जानते होंगे, लेकिन हम पूरी तरह इसके साथ हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन हो। और शुक्ला जी मैं आऊंगी सर, 30 सेकंड का वक्त है। क्लोजिंग रिमार्क पीएल पुनिया जी, झूठ मत बोलिए। क्लोजिंग रिमार्क। देखिए कौन झूठ है? आप झूठ बोल रहे हैं और आप बहुत गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के झूठ बोलना आपका धंधा के लिए पारदर्शिता। सर ये क्या बच्चों का खेल हो रहा है सर? एक वहाँ से कमेंट आ रहा है, एक वहाँ से कमेंट आ रहा है। सर एक गंभीर मसले पर चर्चा हो रही है। पीएल पुनिया जी क्लोजिंग रिमार्क सर, बहुत कम समय है, 30 सेकंड सबके पास जाना है, जल्दी से सर। देखिए नए पारदर्शिता लाने के लिए, नए मानक बनाने के लिए जो भी सरकार कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह के नहीं निकल सकती कि हम के इसमें पक्षधर हैं। वो सरकार में है, वो प्रस्ताव लेके आए, वो प्रस्ताव लेके आएंगे, हम उससे सहमति देंगे। शेष नारायण जी आपका रिमार्क। इसमें असली जो सवाल है वो ये है कि अभी जैसे अरुण जेटली साहब ने कहा कि जो नियम कानून है वही हैं, तो आज उसका प्रचार क्यों किया गया? वन, और दूसरा ये है कि ये जो नियम कानून जो पिछले चल रहे हैं उसमें ये जो घपला है इसके लिए बीजेपी को जिम्मेवार ठहराना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेवार तो कांग्रेस ही है। उनके टाइम में एडीआर के प्रमुख यहाँ मौजूद हैं, कितनी बार डिमांड की गई है, तो उसको आप पारदर्शिता के क्षेत्र में ला रहे क्यों? आज जो सरकार है तो उसको कार्रवाई करनी है। शुक्ला जी आपका क्लोजिंग रिमार्क। उसको कार्रवाई करनी है। शुक्ला जी का ऑडियो आप किया जाए। शुक्ला जी, हम काले धन को खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध हैं, लेकिन जिन्होंने काले धन के कारोबार किए वो आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाकर समझ रहे हैं कि हम स्वच्छ हो जाएंगे। तो पुनिया जी आपकी अध्यक्षता बेहिसाबी संपत्ति और गबन की आरोपी हैं। आपने साबित कर दिया ये कोई बेहिसाबी संपत्ति खरीदी है, हमसे अपेक्षा है। लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी अभी भी ये सवाल पूछ रहा है कि क्या राजनीतिक दल इतने दूध के धुले हैं कि उन्हें आरटीआई के दायरे में आने के लिए लोग सब हाँ कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के, लेकिन क्या हकीकत यही है? लोगों को ऐसा नहीं लगता, और लगातार लोग इसी से जुड़े सवाल हमें ट्विटर पर और फेसबुक पर कर भी रहे हैं। बहरहाल आज चर्चा में बस इतना ही।